मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हम आज जो हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण, और तृतीय चरण जिसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे गांधी जी, और गांधी जी का खुद जीवन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका, फिर उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान है, इन सब के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं महात्मा गांधी, और आइए देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का जो तृतीय चरण है आपका 1919 से 1947। 1919 से 1947 को हम स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय चरण कहते हैं। और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, और 1919 से 1947 के चरण को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महात्मा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये चरण जो आपका है तृतीय चरण, इसलिए ये तृतीय चरण आपका क्या होता है? तृतीय चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तृतीय चरण किस युग के नाम से जाना जाता है? गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की क्या भूमिका, इनका जन्म, और इन्होंने कौन कौन से ऐसे आंदोलन चलाए, कौन कौन से ऐसे फॉर्म स्थापित किए, या दक्षिण अफ्रीका अगर गए तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इनकी जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ। पोरबंदर कहाँ पर हुआ? पोरबंदर गुजरात। जैसे आप जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो सिस्टम क्रमबद्ध है, हम कैसे पहुँचें यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी जो भूमिका है, तो प्रारंभिक इनके जीवन से जुड़ी हुई बातों से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि इनका जन्म, और जन्म के बाद इनके पिता आपके जान लेते हैं। पिता करमचंद्र गांधी, जो पोरबंदर के दीवान थे। दो पोरबंदर के क्या थे? दीवान थे। माता जो इनकी थी, माता का नाम माता पुतलीबाई। माता कौन हो गई? पुतलीबाई। और इनकी जो पत्नी हैं, पत्नी कस्तूरबा। 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह होता है। 13 वर्ष की आयु में इनका क्या हो जाता है? विवाह होता है, और पत्नी का नाम कस्तूरबा। तो ये इनका एक जीवन परिचय है। और जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ, पोरबंदर गुजरात में। इनके पिता दीवान थे, पोरबंदर के दीवान, राजकोट के दीवान, बीकानेर के दीवान। तो इस प्रकार से ये दीवान थे। और महात्मा गांधी का 13 वर्ष की उम्र में विवाह कस्तूरबा से होता है। आगे हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये ब्रिटेन चले जाते हैं। ब्रिटेन, और ब्रिटेन में बैरिस्टर का क्या करते हैं? बैरिस्टर बनने की शिक्षा ग्रहण करते हैं।
कहाँ से ये बैरिस्टर बने भाई? ब्रिटेन शिक्षा ग्रहण करते हैं, वापस आते हैं, वहाँ से करते हैं। जब वापस आते हैं, वापस आने पर राजकोट मुंबई में ये क्या करते हैं? वकालत करते हैं, वकालत शुरू करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। और इसी समय इनकी मुलाकात हो जाती है एक मुसलमान व्यापारी अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में। ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। अब आपको ये जानना है कि ये पहली बार अफ्रीका कब पहुंचते हैं। तो ये 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में, अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में कहाँ पहुँचते हैं? अब दक्षिण अफ्रीका सिलसिले में अफ्रीका पहुँचते हैं, दक्षिण अफ्रीका। तो आइए, ये एक व्यापारी थे और इन व्यापारी के मुकदमे के संदर्भ में कहाँ पहुँचते हैं? दक्षिण अफ्रीका। कब जाते हैं? 1893। यहाँ बहुत ज़्यादा इनकी वकालत यानी सफल नहीं हुए और इनको मौका मिलता है, इनसे पूछते हैं, ये सीधे तैयार होते हैं और कहाँ जाते हैं? ये आपके पहुँच गए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में स्थितियाँ उस समय प्रतिकूल थी भारतीयों के लिए। और 1893 में जब ये पहुंचते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का से संबंधित विकट परिस्थितियां थी। भारतीयों को वहां पर रहने के लिए, भारतीयों को प्रथम श्रेणी में डिब्बे में यात्रा करने के लिए क्या थी? मनाही थी। यानी एक प्रकार से इस नीति को हम कहते हैं रंग भेद की नीति। और रंग भेद की नीति यानी काले और गोरे, रंग भेद का मतलब हो गया काले और गोरे के बीच वहाँ पर क्या चल रहा था? संघर्ष। यानी ब्रिटेन के या अंग्रेज भारतीयों के प्रति क्या करते थे? दुर्व्यवहार किया करते थे। प्रथम श्रेणी में यात्रा करना, रेलवे की प्रथम श्रेणी में यात्रा करना क्या था? मनाही थी। और इसी समय दक्षिण अफ्रीका जब ये पहुँचते हैं तो एक घटना होती है, जब एक घटना महात्मा गांधी के साथ होती है मेरिट्सबर्ग में। कहाँ से कहाँ पर? मेरिट्सबर्ग। कब? जब ये प्रथम श्रेणी रेलवे में यात्रा कर रहे थे। और ये यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ तक? डरबन से प्रिटोरिया। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते रहिएगा। डरबन से प्रिटोरिया की ये यात्रा कर रहे थे, प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। और इसी समय एक अंग्रेज चढ़ता है, एक अंग्रेज प्रवेश करता है और पुलिस की सहायता से इन्हें धक्के देकर नीचे उतार देता है। और वह स्टेशन आपका है मेरिट्सबर्ग। मेरिट्सबर्ग में इन्हें क्या किया जाता है? धक्के देकर या इन्हें नीचे उतार दिया जाता है। आसन्न भूतकाल में सामान्य भूतकाल भी बनाया जाता है। नीचे उतार दिया जाता है। समय के पूर्ण रूप से जानकारी होती, बहुत समय बीत जाता है। अपूर्ण भूतकाल में बीते हुए समय की जानकारी का पता ही नहीं चलता। और वहीं से बीत गया दक्षिण अफ्रीका में इस रंग भेद संदिग्ध भूतकाल में बीते हुए समय में संघर्ष करते हैं। अपूर्ण भूतकाल के समय में संशय अगर जारी हो जाए, संदेह हो जाए, कौन सी ऐसी घटनाएं इन्होंने किया। और जैसे मध्य भूतकाल में
शर्त 93 का में भाव ये होता आपके है, यदि वहाँ और अगर पर का भाव होता पहुँचते है। हैं। भूतकाल में ही अगर शर्त 1893 जोड़ दिया ईस्वी में जाए वहाँ पर तो ये क्या हेत होते हेत हैं, मद पहुँचते भूतकाल हैं। होता है। और आप जानते रहे 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस, 1894 ईस्वी में नटाल और हेत हेतु मद में शर्त का भाव इंडियन होता है। तो चलिए एक एक इसके पढ़ते हुए कांग्रेस आगे के की चलते क्या हैं करते हैं, उदाहरण नटाल सहित। इंडियन कांग्रेस की नंबर 1 आता स्थापना है करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, ये आपका नटाल दक्षिण अफ्रीका, नटाल कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। इसके बाद हेलो 1904 ईस्वी में, प्यारे 1904 साथियों ईस्वी नमस्कार, आप में सभी का स्वागत है फिनिक्स दृष्टिकोण क्लासेस आश्रम के इस की ऑनलाइन स्थापना, प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, हम फिनिक्स सभी लोग समय और कार्य को पढ़ रहे थे, आश्रम स्थापित जिसमें करते साथियों हम हैं। सभी ने पहले फिनिक्स एपिसोड को आश्रम कंप्लीट की कर क्या लिया है। करते हैं, साथियों, दूसरे स्थापना भाग में करते हम लोग हैं। चर्चा करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़े से और अच्छे कॉन्सेप्ट जो 1904 प्रीवियस ईयर में ईस्वी में प्रश्न आपके फिनिक्स पूछे गए आश्रम हैं। की प्यारे स्थापना साथियों, उन सभी की हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है। तो आइए जोहान्स साथियों, उसी वर्ग क्रम में में हम लोग करते हैं। आगे ये चलते फिनिक्स हैं इनका और क्या आइए हो शुरू गया, करते हैं। चलिए आश्रम हो गया। सभी लोग प्यारे इसी साथियों, आप लोग प्रकार से हेडिंग कर लेंगे कि 1904 जब कोई ईस्वी में व्यक्ति इन्होंने क्या किया, बीच में ही फिनिक्स आश्रम कार्य की छोड़कर स्थापना किया। कार्य 1904 ईस्वी में कौन से आश्रम बनाए इन्होंने, फिनिक्स आश्रम की क्या किया, स्थापना किया। आगे हम इसी प्रकार से बढ़ते हैं। एक इन्होंने फॉर्म स्थापित किया जिसे कहते हैं टॉल्स्टॉय फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म जर्मन शिल्पकार कालिनबाख, जर्मन शिल्पकार कालिनबाख की मदद से स्थापित करते हैं। ये आप जानते रहिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। फिर उसके बाद 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। फिर इन्होंने 1910 ईस्वी में जर्मन शिल्पकार कालिनबाख की मदद से टॉल्स्टॉय फार्म की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। और यहीं पर ये टॉल्स्टॉय फार्म में क्या करने लगे, रहने लगे। और यहीं से रहकर रंग भेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किए। तो यहाँ पर ऐसा पहला प्रारंभ इन्होंने कब किया, कैसे किया, एक प्रश्न यहाँ से आपका बनता है। 1906 ईस्वी, कब, 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया, सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। कहाँ पर किया भाई, दक्षिण अफ्रीका में किया। तो आप जानते रहिए कि 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। और एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया। इंग्लैंड दूत मंडल भेजा। इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया, दूत भेजे। कई बार ये क्या हुए, वहाँ पर कई बार जेल गए। तो ये सभी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में 93 में जैसे हमने कहा, फिर 94 में ये अपना स्थापित किए, 1904 में फिनिक्स आश्रम और 1910 में अपना टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित किए। यहीं पर रहकर ये
सत्याग्रह और यहीं पर रहकर ये आंदोलन किए। 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध इन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। इंग्लैंड में दूत मंडल भेजा और कई बार जेल गए। ये सभी घटनाएं महात्मा गांधी ने कहाँ पर घटित किया? दक्षिण अफ्रीका में। आइए हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी, एक पुस्तक जिसका नाम है हिंद स्वराज। आइए हिंद स्वराज को जान लेते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के बारे में आपसे प्रश्न भी पूछता है कि एक पुस्तक लिखी हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। कहाँ पर लिखा? तो लिखने की बात अगर है कहाँ पर ये लिखा गया, तो लिखा गया ये कहाँ पर? इस तरह से जो जब है महात्मा गांधी इंग्लैंड से आपने देखा कहाँ पर जा रहे थे? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान इस पुस्तक को इन्होंने क्या किया था? लिखा था। इस पुस्तक को लिखा। अब अगला ये है कि इसमें व्याख्या किसकी की गई? इसमें स्वराज की व्याख्या की गई है। किसकी व्याख्या की गई है? स्वराज की व्याख्या। तो स्वराज की व्याख्या करते हैं। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में की है? स्वराज की व्याख्या इन्होंने की है। स्वराज की व्याख्या हिंद स्वराज पुस्तक में की है। हिंद स्वराज। और ये हिंद स्वराज जो आपकी है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो ये हम कहेंगे गुजराती भाषा में लिखी गई। और गुजराती भाषा में मूल प्रति है, इसकी ध्यान रखिएगा। मूल प्रति किस भाषा में है? तो मूल प्रति इसकी किस भाषा में है? गुजराती में है। बाद में इसका हिंदी आदि भाषाओं में क्या किया गया? अनुवाद किया गया। ये है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में व्याख्या। और इस हिंद स्वराज का जो प्रकाशन हुआ, पहली बार ये छपी, एक इनका अखबार अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन। इसके बाद आता है इंडियन का होगा ओपिनियन। ये इनका क्या है? पत्र है। और इसी पत्र में ये सबसे पहले क्या है? सबसे पहले छपी थी। ध्यान रखिएगा, ये कई बार महात्मा गांधी ने स्वराज की व्याख्या कहाँ पर किया? हिंद स्वराज पुस्तक में किया। ये किस पत्र में सबसे पहले? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र है। अफ्रीका में किसका? महात्मा गांधी का है। और ये सभी घटनाएं आपकी कहाँ पर होती हैं? अफ्रीका में होती हैं। तो आइए इसी प्रकार से ये हो गया आपका टालस्टॉय फार्म हो गया, फिनिक्स आश्रम हो गया, नटाल इंडियन कांग्रेस आपका हो गया। ये हम जान लिए। हिंद स्वराज पुस्तक हम जान लिए। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि होता है कि 1914 ईस्वी तक 1914 ईस्वी तक लगभग भागने के बाद भाग दक्षिण अफ्रीका द्वारा वापस ले लिए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका द्वारा वापस ले लिए कई बार आया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में क्या हुए? सफल आंदोलन करके वापस लौटे थे। और यही है आपका 1914 ईस्वी तक जो सभी कानून थे दक्षिण अफ्रीका में, इस तरह के रंग भेद से संबंधित जितने भी कानून थे, उन सभी कानूनों को वापस सरकार कर लेती है और दक्षिण अफ्रीका में इनका आंदोलन सफल होता है।
अब आगे भैया हम हाथों हाथ जो है यहाँ पर कार्ड देखते भिजवा हैं, दो, यहाँ पूरा से पहुंच जाएगा आपका सब ये प्रत्येक प्रश्न गांव में। आपका आया, हिंद स्वराज घर जाने कई की बार गांव आया, कब जाने की प्रकाशित जरूरत हुई, नहीं है, फिनिक्स आश्रम, है ना। पालस्टाई हाथों हाथ आश्रम, पहुंच जाएगा। कौन कानो सा कान, अखबार ऐसे वहाँ भैया पर ये कानो निकाली, कान ये खबर सब ना हो, आपके पड़ोसी प्रश्न घर आपके सोने गगरा बन निकला चुके है। हैं हाँ? और ये फिर भी तो लोग जो एग्जाम है में कानो कान लगातार एकदम आपसे पूछे खबर ना जाते हो हैं। एकदम, और ये है ध्यान ना। रखना कि इंग्लैंड कानो से कान दक्षिण दिन अफ्रीका दिन जब जा रहे कैसे थे भैया, तो उसी दिन दिन जो दौरान है, इन्होंने क्या दिन किया दिन था, ठंडी के मौसम में हिंद दिन दिन स्वराज छोटा नामक होता जा पुस्तक रहा है, को रातें लिखा बड़ी था। होती जा रही है। आगे यहाँ पर पल हम पल, चलते दिन हैं, दिन, धीरे महात्मा धीरे, गांधी के धीरे के बाद जीवन धीरे। पर प्रभाव, एक कोई आप प्रश्न आगे आपका चल रहे हैं, आता है, बुजुर्ग के साथ चल रहे हैं, जीवन बुजुर्ग कहता है पर और धीरे प्रभाव चलिए, किसका कहते था, हैं आप धीरे तो यहाँ चल से ही एक रहे हैं, प्रश्न नहीं आपका और धीरे बनता है। चलो। महात्मा धीरे के गांधी बाद के जीवन धीरे, पर प्रभाव तो है सबसे ना, ज्यादा सालों इनकी साल, माता, साल के बाद साल, माता पिता ऐसे तो भैया सबके सालों ऊपर साल बीत लगभग गए। होता ही है, हाँ, माता पिता हमारा का बरखो प्रभाव। भैया नहीं आए, माता सालों के पिता के साल, अतिरिक्त 30 साल यदि हो गया बात किया मुंबई जाए चले तो एक गए, प्रश्न आपका है ना, यहाँ से साल के पूछता बाद है, साल गुजरते चले गए, जैसे लेकिन वो आपका नहीं है है। ये लियो सब क्या है, अब टॉलस्टॉय, भाव समास है, धीरे लियो धीरे, लूटम लूट, है ना। ठीक है, टॉलस्टॉय आज अब भाव का समास मैंने यहाँ प्रभाव, तक पढ़ा दिया, और आगे इन्हीं कल से इन्होंने पढ़ाएंगे। क्या शिक्षा लिया, आज इतना ही, अहिंसा की थैंक यू, रणनीति। धन्यवाद। अहिंसा की रणनीति किससे प्रभावित हुए, अहिंसा की रणनीति, स्वतंत्रता आंदोलन में जो अहिंसा का उपयोग इन्होंने किया, ये किससे प्रभावित हुए थे, लियो टॉलस्टॉय से। आगे एक आपका है रस्किन, नहीं है भावों एक से आपके हैं बहती जॉन जिसमें रस्किन, रसधार नहीं, वो जॉन हृदय नहीं है, रस्किन, पत्थर है जिसमें और स्वदेश का इनकी प्यार नहीं। पुस्तक है गया प्रसाद शुक्ल की स्नेही के द्वारा लिखी हुई ये रचना है ना, जिसके अंदर देश के प्रति भावना नहीं रहती है, ठीक है, ये इनकी है ना, क्या भरा नहीं है पुस्तक भावों है। से बहती तो जिसमें दूसरा रसधार प्रभाव नहीं, अनटू वो हृदय नहीं है, और पत्थर इससे है इन्होंने जिसमें तो क्या देश का ग्रहण प्यार किया, नहीं, यानी उसका सबसे हृदय ज्यादा पत्थर के समान है जिसमें तो देश का प्यार नहीं होता, सर्वोदय तो की भावना देश के जो प्रति आपकी है, उसका हृदय नहीं सर्वोदय धड़कता। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे अनटू दिस डिस्कोड लास्ट, क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। अहिंसा। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए फटाफट, अब अच्छा, स्टार्ट करने ये जा रहे आपका हैं। जो है ये ऐसा अहिंसा आपका शब्द समाज यहाँ इसमें पर पढ़ा थोड़ा रहे सा हैं, भी मिस और हुआ है। समाज जो है सभी में आता है। अहिंसा, तो आपके अहिंसा की SSC रणनीति है इन्होंने ना, किससे लिया, तो वायुसेना स्वतंत्रता आंदोलन इसमें में कहीं लियो कहीं भी टॉलस्टॉय से जा प्रभावित सकता है, हुए, लेखपाल जॉन है, रस्किन के अनटू दिस लास्ट से सर्वोदय रेलवे की बात ग्रुप इन्होंने डी किया। है, इसी प्रकार पटवारी से है, यूपीपी इसी है, प्रकार से एसआई है, जैसे आपका है ये सभी में आ भगवत सकता है। श्रीमद् भगवत तो आपके लिए गीता, काम दे सकता है, श्रीमद् आप इसको और ध्यान भगवत से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। गीता से भी ये क्या चलते थे, हैं आप। प्रभावित थे, श्रीमद् भगवत शुभम गीता पांडे, से प्रणाम सर, प्रभावित प्रणाम थे, शुभम पांडे, बहुत समय से आ जाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। श्रीमद् भगवत गीता से भी ये क्या थे, प्रभावित थे। इसी प्रकार से ये सभी आपका जल्दी इनके जल्दी आप लोग जीवन जुड़िए। पर क्या पड़ा, प्रभाव किसका किसका, ये प्रश्न आपका आता है भाई। ये आपका टॉलस्टॉय है, ये जॉन रस्किन है, और श्रीमद् भगवत गीता से सबसे ज़्यादा ये प्रभावित हुए। अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 14 में लगभग दक्षिण अफ्रीका बेटा, में एमपी पुलिस सभी जो है, चुनाव कानूनों आ को गया है, वापस ले लिया जाता चुनाव है, के डेट के तो पहले ही यहाँ जाना जनवरी चाहिए। 1915 देखते हैं कब ईस्वी आती है, में, तो सरकार के जनवरी ऊपर है। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आते हैं। महात्मा गांधी कहाँ आते हैं भाई, महात्मा गांधी भारत आते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि महात्मा गांधी भारत कब आते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 ईस्वी में भारत आते हैं, और जब ये भारत पहुँचते हैं, देखिए कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी थीं जो इनको मुख्य नेतृत्व प्रदान कर दिया। परिस्थितियाँ क्या होती हैं, जिस समय भारत आते हैं उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। एक परिस्थिति आपकी ये थी, प्रथम विश्व युद्ध। और 1915 ईस्वी में जब भारत आते हैं तो इनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, और यहीं से इनका राजनीतिक जीवन आपका शुरू होता है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का। अब जब व्यक्ति पहुंचते हैं कहाँ पर, भारत ये आते हैं, और भारत आते हैं तो इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती
इन्हें अपना ये राजनीतिक गुरु मानते हैं। लेकिन देखिए मौका इस समय और ये होता है कि गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का 15 में ही क्या हो जाता है, देहांत होता है। दो महत्वपूर्ण नेता उदारवादी में, एक गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का 1915 में क्या होता है, देहांत होता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जो महात्मा गांधी को नेतृत्व प्रदान की या महात्मा गांधी को आगे बढ़ाई, या ये युग गांधी युग के नाम से जाना गया? तो ऐसी परिस्थितियों में हम देख लेते हैं कि क्या परिस्थितियां थीं, क्या परिस्थितियां थीं। तो परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो एक आपका है प्रथम विश्व युद्ध। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इस प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का रक्षा व्यय बढ़ गया, रक्षा पर बजट यानी रक्षा पर व्यय बढ़ गया। और यह व्यय किस पर, व्यय का भार किस पर पड़ा? अगर भार देखा जाए तो भारतीयों पर पड़ा, भारतीयों पर पड़ा। और इससे भारतीय क्या थे, जनता में आक्रोश व्याप्त था। जनता में क्या व्याप्त था? आक्रोश व्याप्त था। बात परिस्थितियां देखिए क्या बनी थी इन्हें आगे लाने में कि 1915 में जब ये पहुंचते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार रक्षा व्यय का बढ़ा दिया और जब ये बढ़ा हुआ भार किस पर पड़ा? भारतीयों पर पड़ा। और जनता में इससे क्या था? आक्रोश था, आक्रोश व्याप्त था। जनता आक्रोशित थी और ज़रूरत थी एक कुशल नेतृत्व की, और वो नेतृत्व के रूप में कौन मिल गए? महात्मा गांधी मिल गए। तो चलिए भाई, एक ये हो गया। दूसरी परिस्थितियां जैसे हमने कहा कि इस समय तक आते आते दूसरी परिस्थिति, पहली ये हो गई, दूसरी क्या परिस्थिति थी? इस समय तक उदारवादी से मोह भंग हो चुका था। उदारवादी से जनता का मोह भंग हो चुका था। जनता का मोह क्या हो चुका था? मोह भंग हो चुका था। उदारवादियों से जनता का मोह भंग हो चुका था। उग्रवादी जन आंदोलन या राष्ट्रवादी जिन्हें हम कहते हैं, राष्ट्रवादी या इन्हें हम कहें उग्रवादी, तो राष्ट्रवादी जन आंदोलन लाने में विफल थे, यानी इनसे बहुत ज़्यादा जनता नहीं जुड़ पाई। जन आंदोलन लाने में क्या थे? विफल थे, विफल थे। तीसरा, क्रांतिकारी जो आपके थे, क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारी को शक्ति के बल पर दबा दिया गया था। शक्ति के बल पर क्या कर दिया गया था? दबा दिया गया था। और ऐसी परिस्थितियां बनी, दबा दिया गया था। तो इस प्रकार से ये सब परिस्थितियां थीं जो महात्मा गांधी को नेतृत्व प्रदान करने का मौका प्रदान करती हैं। मौका मिलता है महात्मा गांधी को नेतृत्व प्रदान करने, यानी नेतृत्व का मौका मिल जाता है। तीसरी परिस्थितियां क्या थीं? अभी आपने देखा कि दक्षिण अफ्रीका से सफल आंदोलन करके लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से ये क्या थे? सफल आंदोलन करके लौटे थे। सफल आंदोलन करके ये क्या थे? लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से सफल आंदोलन करके लौटे थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इनको प्राप्त थी। अंतर्राष्ट्रीय क्या प्राप्त थी? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, ख्याति प्राप्त थी। और ऐसी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने नेतृत्व प्रदान किया और यह युग आपका तीसरा चरण गांधी युग के नाम से क्या हुआ? जाना गया। तो आइए मित्रों, हमने देखा ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियों को हमने जान लिया, क्या परिस्थितियां थीं जो इन्हें मौका मिलता है। और 15 में अभी हमने आपको बताया कि 15 में ही दो उदारवादी नेता आपके कौन हो गए? दो उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो चुका था। फिरोज शाह मेहता का क्या हो चुका था?
फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया। तो इस प्रकार से ये कई परिस्थितियां थीं जिनके कारण इन्हें नेतृत्व का मौका प्राप्त होता है। तो आइए मित्रों, आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वतंत्रता दिलाने के लिए महात्मा गांधी की रणनीति, महात्मा गांधी की रणनीति, कौन कौन सी रणनीति का इन्होंने पालन किया, क्या रणनीति अपनाई। तो यहाँ पर हम रणनीतियों को जानते हैं। जैसे एक आपकी रणनीति है जिसे हम कहते हैं सत्याग्रह। पहली आपकी रणनीति इनकी क्या हो गई, सत्याग्रह। सत्याग्रह जैसे अभी हमने आपको बताया कि सत्याग्रह का प्रयोग सत्य के प्रति क्या करना, सत्य के प्रति आग्रह करना, सत्य के प्रति क्या करना, आग्रह करना, विपक्षी के प्रति द्वेष की भावना न रखना, आक्रामक नीति का अनुसरण न करना, यानी विपक्षी के प्रति किसी प्रकार की आक्रामकता नहीं, विपक्षी के प्रति आक्रामक नहीं होना है भाई, यहाँ पर आक्रामक नहीं होना है। यही आपका क्या है, सत्य के प्रति क्या है, आग्रह करना। सत्याग्रह इन्होंने चलाया और सत्याग्रह का प्रयोग अभी आपको बताया गया। पहली बार कहाँ पर इन्होंने किया, पहली बार 1906 ईस्वी में कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। सत्याग्रह का पहला प्रयोग इन्होंने कहाँ पर किया, 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया। आइए हम चलते हैं, अगला इनका जो है अहिंसा। अगला क्या है भाई, अहिंसा। अहिंसा का प्रयोग, महात्मा गांधी का ये मानना था कि हम भारत के जो लोग हैं, हम नए अस्त्र शस्त्र से लैस हैं नहीं, हमारे पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं है। यदि हम हिंसा का प्रयोग करेंगे तो अनायास ही भारतीय जनता क्या होगी, मारी जाएगी। तो पहला ये इनका विचार था। दूसरा विचार क्या था, यदि हम अहिंसा के द्वारा आंदोलन चलाएंगे, आंदोलन करेंगे तो सभी वर्गों का करेंगे, तब सभी वर्गों का हमें क्या मिलेगा, साथ मिलेगा। तब सभी वर्गों का, सभी वर्ग जुड़ पाएंगे, सभी वर्ग जुड़ जाएंगे या जुड़ पाएंगे और महिलाएं भी भाग लेंगी, महिलाएं भी क्या होंगी, महिलाएं भी भाग लेंगी। और जब महिलाएं भी भाग लेंगी, सभी वर्ग भी इसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक जन समूह तैयार हो जाएगा, जन समूह क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अहिंसा का इनका ये उद्देश्य था। आगे हम चलते हैं, इनके अन्य रणनीतियों में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी है। ट्रस्टीशिप इन्होंने दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत से यहाँ क्या मतलब है, यहाँ आंदोलन में मतलब है वर्ग समन्वयवाद। वर्ग समन्वयवाद को इन्होंने क्या किया, को बढ़ावा दिया। इसके माध्यम से वर्ग समन्वयवाद को क्या किया, बढ़ावा दिया। और इससे क्या हुआ, समन्वय से जन आंदोलन आपका इकट्ठा हुआ या लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए। अगला इनका है सर्वोदय। सर्वोदय, सर्वोदय का मतलब जैसे आज देख रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सर्वोदय सबका उदय, सबका उदय यानी सबका विकास, हम कह लें सबका विकास, सबका विकास। सर्वोदय की मूल प्रेरणा महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी, और बाद में महात्मा गांधी की है, और बाद में विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण ने इसे आगे बढ़ाया। किसने आगे बढ़ाया, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने इसे क्या किया, आगे बढ़ाया। तो ये हमने देखा कि सर्वोदय भी किसका है, मूल प्रेरणा किसकी है, महात्मा गांधी की है। इसी प्रकार से एक और कार्यक्रम है जैसे अंत्योदय। क्या है भाई, अंत्योदय। अंत्योदय की मूल प्रेरणा
कि मूल प्रेरणा भी किसकी है? मूल प्रेरणा गांधी जी की है। जयप्रकाश नारायण ने मूल प्रेरणा गांधी जी की है और दीनदयाल उपाध्याय ने इसे आगे बढ़ाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसे क्या किया? आगे बढ़ाया। तो चलिए भाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसे क्या किया? आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से आगे बढ़ाया। अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति, पंक्ति में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, पंक्ति में कोई अंतिम व्यक्ति हो, उसका भी विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो विकास होना चाहिए किसका? पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। और इस समय आपके अंत्योदय योजना भी चलाई जाती है, अंत्योदय अन्न योजना भी सरकार द्वारा चलाई जा रही। तो ये सब प्रेरणा किसकी थी? इन सभी हथियारों के तहत महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आइए, जो इनका सबसे बड़ी एक और रणनीति जिसे हम कहते हैं संघर्ष विराम, संघर्ष की रणनीति, संघर्ष विराम संघर्ष। कभी भी आप देखे होंगे महात्मा गांधी ने इसी रणनीति का क्या किया है? पालन किया है। जैसे संघर्ष विराम संघर्ष, पहले हम क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, फिर विराम कुछ समय के लिए, और फिर हम क्या करेंगे? फिर संघर्ष के लिए। और इसी आंदोलन के तहत जैसे आप देखे होंगे सबसे पहले इन्होंने क्या किया भाई? पहले में हम कहते हैं असहयोग आंदोलन इन्होंने चलाया। कहा भाई अब हम आपका क्या करेंगे? सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सैनिक बनने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। इन्हें लोग भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहने लगे, फिर भी इसका इन्होंने ध्यान नहीं दिया और इन्होंने इसके विरोध में आपको रॉलेट एक्ट इनको मिलता है, आगे हम देखते हैं अभी। तो असहयोग आंदोलन, असहयोग के बाद कुछ दिन इसको क्या करते हैं? जब यह हिंसक होता है तो विराम लेते हैं और आपका चलाते हैं। कुछ दिन बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भी कुछ दिन हरिजन उत्थान में लगते हैं। और उसके बाद तीसरा जो इनका कदम था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये तीन आपके मुख्य हैं जिनके द्वारा महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई। तो यहाँ पर पहले क्रम में हम क्या देखते हैं कि हम सहयोग आपका बहुत कर चुके हैं, अब हम आपका क्या करेंगे? असहयोग करेंगे। फिर आपके सब कानून का विनय पूर्वक हम क्या करेंगे? अवज्ञा करेंगे, अवहेलना करेंगे। और अब समय आ गया है कि अंग्रेज भारत छोड़ो, और लास्ट में इन्होंने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा स्वतंत्रता दिलाई। और यही गांधी जी की रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष की है। बाकी समय में रचनात्मक कार्यों में समय दिया करते थे। और रचनात्मक कार्य, इनका एक मानना था कि जनता में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भूखे पेट बहुत दिन तक जनता आंदोलन नहीं कर सकती है, इसलिए इनको बीच बीच में विराम की आवश्यकता होती है। और इस समय का उपयोग नई रणनीतियां बनाने में और समाज के उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने कार्य किया। तो ये इनकी रणनीतियां थीं जिसके द्वारा इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। तो आइए मित्रों, यहाँ पर हमने देखा क्या? महात्मा गांधी की कुछ रणनीतियाँ जिनके कारण इन्होंने क्या किया था? स्वतंत्रता दिलाई थी। तो आइए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि इनका जो कार्यक्रम जो था वो कैसे आपका आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले इन्होंने 1917 ईस्वी की बात अगर किया जाए, ये आपको किसान आंदोलन में पढ़ाया जा चुका है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ये किसान आंदोलन में बताया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा अपनाया गया भारत में ये सत्याग्रह आपका होगा। और इसके पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कर चुके हैं। भारत में चंपारण में 3/20 भाग, यानी जिसे हम क्या कहते हैं तिनकठिया पद्धति, इसकी चर्चा हो चुकी है किसान आंदोलन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 ईस्वी,
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन। यहाँ पर मिल मजदूर आंदोलन जो आपका है ये कब का है? 1918 सन आपका है, स्थान अहमदाबाद है। कारण यहाँ पर क्या था? मिल मजदूरों ने क्या कारण बनाया? प्लेग बोनस। कारण क्या था? प्लेग बोनस। हुआ ये था प्लेग बोनस को लेकर 35% बोनस की मांग मजदूर कर रहे थे, मजदूर कर रहे थे। अब यहाँ पर परिस्थितियाँ क्या थी? मांग मजदूर कर रहे थे, लेकिन जो मिल मालिक थे, मिल मालिक ने कहा अहमदाबाद में अब प्लेग समाप्त हो चुका है तो बोनस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिल मालिक बोनस देने को तैयार नहीं थे। कारण क्या था? प्लेग बोनस। लेकिन मिल मालिक बोनस देने को तैयार नहीं थे। मिल मालिक क्या थे? मिल मालिक बोनस के लिए तैयार नहीं थे, के लिए तैयार नहीं थे। मजदूरों का क्या कहना था? मजदूरों का ये कहना था ठीक है प्लेग भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई अपने चरम पर है और ऐसी स्थितियों में हमें 35% बोनस मिलना चाहिए। और मिल मालिकों के अध्यक्ष आपके अम्बालाल साराभाई थे। अम्बालाल साराभाई जो गांधी जी के क्या थे? मित्र भी थे। और इनकी बहन जो थी आपकी बहन अनसुईया बेन गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी का क्या दिया? साथ। और ये अनशन पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए। और जब अनशन पर बैठ जाते हैं तो ये न्यायाधिकरण को जांच सौंपी जाती है और ये निर्णय लिया जाता है कि 35% बोनस दिया जाए। कितना प्रतिशत? 35% बोनस दिया जाए। और 35% बोनस दिया जाए, ये जब लागू हो गया तब ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। यही है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। प्लेग बोनस को लेकर कितना प्रतिशत बोनस है? 35% बोनस है। बोनस की मांग मजदूर कर रहे थे। यहाँ पर जो मिल मालिक तैयार नहीं थे, अम्बालाल साराभाई, इनकी बहन अनसुईया बेन गांधी जी साथ अनशन पर बैठ गए और 35% बोनस दिया गया या दिया जाए या निर्णय लिया गया। ये आपका हो गया, निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार से ये हो गया। अगला जैसे आपका है महात्मा गांधी का खेड़ा, आपका है खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन हो गया? खेड़ा किसान आंदोलन। ये भी आपको किसान आंदोलन में पढ़ाया जा चुका है। खेड़ा किसान आंदोलन 1918 ईस्वी का ये भी है। खेड़ा गुजरात में है, खेड़ा गुजरात किसान आंदोलन। तो ये सब घटनाएं हैं। आगे हम क्रमबद्ध इनकी संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीतियों को जानेंगे। और इसी प्रकार से एक आपका है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हम देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉलेट कानून। आइए रॉलेट कानून के बारे में जानते हैं। रॉलेट कानून, ये जो रॉलेट कानून आपका है, अभी आपको बताया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया और इन्हें भर्ती होने वाला, यानी इनका ये मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, यदि हम ब्रिटिश सरकार का अधिक सहयोग करेंगे तो हमें कुछ न कुछ रियायतें मिलेंगी। लेकिन होता है 1917 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, कमेटी बनाई जाती है। कमेटी बनी
और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया 1918 में। रिपोर्ट कब दिया भाई? रिपोर्ट दिया 1918 ईस्वी में। और यह रिपोर्ट आपका प्रभावी कब से हुई? मार्च 1919 ईस्वी। मार्च 1919 ईस्वी में प्रभावी हुई। और यही आपका काला कानून या रॉलेट कानून के नाम से, रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। अब ये जो आपका कमेटी बनाई गई, जो निर्णय लिया गया, किस लिए? भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को, बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए, गतिविधि को रोकने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1918 में, और मार्च 1919 ईस्वी में यह काला कानून आपका क्या हुआ? रॉलेट अधिनियम के नाम से क्या हुआ? जाना गया। और इसे हम क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। क्रांतिकारी अराजकतावादी कानून के नाम से क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम, अराजकतावादी अधिनियम के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ये आपका हो गया रॉलेट कानून। तो पूरा आप इसमें जानिएगा किसके लिए? भारत में उद्देश्य इसका क्या था? भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियां जो आपकी थी, और इन क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या बनाई गई? एक कमेटी आपकी बनी। यह कमेटी रिपोर्ट आपकी देती है 1918 में। मार्च 1919 ईस्वी में ये पारित होता है, और वही आपका रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। और इसी रॉलेट अधिनियम को क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम भी कहा गया। इसे काला कानून भी कहा गया, काला कानून कहा गया। इसे आपका बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ये आपका है रॉलेट अधिनियम, जिसका भारतीयों ने क्या किया? विरोध किया। जिसका भारतीयों ने विरोध किया। चलिए, ये मार्च 1919 की घटना है, और यह अधिनियम पारित हो गया। किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना कारण बताए जेल में बंद किया जा सकता है। तो इस प्रकार से, इसलिए बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का इसे क्या कहा गया? कानून कहा गया। काला कानून की संज्ञा दिया गया। तो आगे हम देखते हैं इसी के विरोध में, इसके विरोध में, इसके विरोध में हड़तालें देश में क्या हुई? देश में हड़ताल हुई, हड़ताल प्रारंभ हुई। इसी कानून के विरोध में देश में क्या हुई? हड़ताल प्रारंभ हुई। और इसी प्रकार से हड़ताल का एक केंद्र आपका बनता है पंजाब। पंजाब, जहाँ पर एक घटना होती है जिसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये आपका हत्याकांड किससे जुड़ा हुआ है? रॉलेट अधिनियम से जुड़ा हुआ है। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है।
बैसाखी का ये आपका समय है। और इस समय होता क्या है, डॉक्टर सत्यपाल, क्या कारण बनता है जलियांवाला बाग हत्याकांड? अमृतसर आपका होगा, ये कहाँ पर होगा? अमृतसर। और अमृतसर में एक सभा का क्या होता है, एक सभा का आयोजन होता है, सभा का आयोजन होता है। और इस सभा का जो आयोजन होता है इसका कारण क्या है? तो कारण यहाँ पर ये है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। कौन दो नेता यहाँ पर गिरफ्तार होते हैं? डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके जेल में बंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के विरोध में एक सभा अब की आयोजित हुई 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाले बाग नामक स्थान पर, जो चारों ओर से चार दीवारें से घिरा हुआ था। आने जाने का एक ही मार्ग था, आने जाने का एक ही मार्ग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का कारण बना। हंसराज नामक व्यक्ति ने सभा का आयोजन किया। हंसराज नामक व्यक्ति ने, कहते हैं, क्या किया? सभा बुलाई, व्यक्ति सभा बुलाई थी। और बाद में ये सरकारी, बाद में सरकारी गवाह भी बन गया। बाद में क्या बन गया? सरकारी गवाह भी बन गया, गवाह भी बना। तो यहाँ पर जनरल, यहाँ पर जनरल, और यहाँ पर जो गवर्नर आपके थे, गवर्नर ओडायर ने अधिकार किसको दे दिया? अधिकार सौंपा आर डायर को। अधिकार सौंपा किसको? आर डायर को सौंपा। आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और बहुत से लोग क्या हुए? मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है? 379 व्यक्ति आपके क्या हुए? मारे गए। 1000 लोग क्या हुए? घायल हुए। भारतीय रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग, 1000 व्यक्ति क्या हुए? मारे गए। 3000 लोग क्या हुए? घायल हुए। 3000 लोग क्या होते हैं? घायल होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। कारण क्या बनता है? डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी। अमृतसर में ये आपका है। ओडायर, जनरल गवर्नर ओडायर ने जनरल आर डायर को आदेश दिया, यानी अधिकार दिया, मार्शल लॉ लागू किया गया, सभा आयोजित नहीं हो सकती है। फिर भी यहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। ऐसी शांतिपूर्ण सभा में शांतिपूर्ण सभा में आर डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिसमें बहुत से लोग क्या हुए? मारे गए। इसके लिए जांच के लिए एक आपकी कमेटी बनती है। जांच कमेटी आपकी जो बनती है, जांच कमेटी जिसे हम कहते हैं हंटर आयोग। क्या कहते हैं? हंटर आयोग आपका बना। हंटर आयोग में 8 सदस्य थे, 8 सदस्य, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। और इसी प्रकार से सरकार द्वारा गठित आयोग था। भारतीयों द्वारा तहकीकात कमेटी गठित की गई। तहकीकात कमेटी गठित की गई। और तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे आपके? अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। अध्यक्ष यहाँ पर हंटर थे।
और उन्हीं के नाम पर हंटर आयोग बनाया गया। भारतीयों द्वारा एक कमेटी, तहकीकात कमेटी गठित की गई और जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। आगे यहाँ पर हमें देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के बाद नाइट की उपाधि वापस कर दी। नाइट की उपाधि क्या की? वापस कर दी। वापस कर दी। शंकर नायर ने कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। परिषद से इन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। C.F. एंड्रूज द्वारा इसे जानबूझकर की गई हत्या कहा गया। जानबूझकर की गई हत्या। हत्या कहा गया। किंतु ब्रिटिश कार्यकारिणी ने कहा भाई उस समय जो परिस्थितियां थी उस आधार पर जो किया गया उचित है, लेकिन इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया और यहीं पर इन्हें मान की तलवार डायर को मान की तलवार जैसी उपाधियां दी गई। जैसी उपाधि ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर जैसी उपाधियां दी गई। और भारती ऊधम सिंह इंग्लैंड में 1940 ईस्वी में ओ डायर की हत्या कर दी। ओ डायर की हत्या कर दी और इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। तो इस प्रकार से एक ऊधम सिंह होते हैं और जो वहाँ पर इंग्लैंड जाकर इनकी क्या करते हैं? हत्या करते हैं और इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ये आज की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आगे हम क्रम से इसी प्रकार से अब गांधी युग में हम खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलनों को आगे अब हम पढ़ते जाएंगे। 1, 2, 3 जितने भी आंदोलन आपको हो पाएंगे। और आप लोग जुड़े रहिएगा, लगातार आप दिखते रहिएगा, मित्रों को भी शेयर करिएगा। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर कल इसी समय पर उपस्थित होंगे। नमस्कार।